हेलो एवरीवन। मेरा नाम स्वप्निल नायडू है और मैं आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बता रहा हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है जिसने मुझे पैराडॉक्स के बारे में पूछा। अब देखिए, पैराडॉक्स के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी इंटरनेट पे मिल जाएगी, मगर जो उससे मुझसे रिलेटेड बात पूछा वो बहुत डिफरेंट थी। उसका कहना ये था कि सर, क्या पैराडॉक्स जो है, पैराडॉक्स हमारी अर्थ पे या हमारी यूनिवर्स पे अप्लाई करता है क्या? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, उसने ये पूछा कि सर, हम बोलते हैं कि ह्यूमंस बहुत डेवलप्ड है, ह्यूमंस अपनी टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर रहे हैं, ह्यूमंस आगे बढ़ रहे हैं, ह्यूमंस एक्सप्लोर कर रहे हैं सब चीज़ें, बट सर क्या इतना बड़े यूनिवर्स में क्या सिर्फ हम अभी तक सिर्फ हम ह्यूमंस ही है? क्या किसी और प्लैनेट में कोई लाइफ नहीं है? क्या और प्लैनेट से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा? हमने इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बना के रखे, इतने पावरफुल सैटेलाइट्स है, SAT है, सब कुछ रहने के बाद भी हम आज तक किसी दूसरे प्लैनेट में सभ्यता नहीं खोज पाए, या हमारे जैसे इंटेलेक्चुअल, चलो ह्यूमंस नहीं, किसी और टाइप के प्राणी होंगे, या कोई और लाइफ फॉर्म हम अभी तक नहीं ढूंढ पाए। बड़ी मुश्किल से हम रेंगते हुए मार्स तक पहुंचते हैं, कई बार मिशंस होते हैं, कई बार फेल हो जाते हैं। तो ऐसा क्या है जो पैराडॉक्स को रिलेट करता है? देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स निकाला। मैं हेनरी फर्मिगो की लेक्चर्स को पढ़ रहा था। जब इस बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो मैंने बोला चलो एक बार लेक्चर्स पढ़ के देखते हैं। ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट में थे, ये ओपनहाइमर के साथ थे, जब फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर टेस्ट किया था अमेरिका ने, वर्ल्ड वॉर 2 के समय की बात है। अब उसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा उन्होंने रेस किया था एक मीटिंग में कि वेयर इज़ एवरीबडी। क्या हो गया, थोड़ा मीटिंग में सब लोग लेट हो गए थे पहुंचने में, तो उन्होंने पूछा है भाई बाकी साइंटिस्ट किधर है, वेर आर डिफरेंट साइंटिस्ट। तो उस समय ऐसा हो गया था कि कुछ साइंटिस्ट उस समय नहीं पहुंच पाए थे, तो उन्होंने पूछा वेर आर एवरीबडी। तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया है कि अगर मैं पूछ रहा हूँ सब लोग कहाँ हैं इस मीटिंग में, तो क्या अर्थ के अलावा भी बाकी जगह अगर लाइफ है, ये बोला जाता है, तो वो कहाँ है? बाकी लोग किधर गए? वो अभी तक हम उन्हें क्यों नहीं ढूंढ पाए, या वो हमसे क्यों नहीं कांटेक्ट कर पाए? देखिए, बहुत सारे लोग ना UFO की बातें करते हैं, मगर देखिए UFO की बातें और उसको साबित करना दोनों में डिफरेंस है। कोई कहता है रशिया के पास उसके एविडेंस है, कोई बोलता है US के पास उसके एविडेंस है। देखिए, हर कंट्री अपने अपने एविडेंस बताता है। कुछ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा होता है, कुछ पावर प्रोपेगेंडा होता है। तो इसमें हम लोग पैराडॉक्स को नहीं समझ सकते। पैराडॉक्स को हमको बहुत साइंटिफिकली समझना पड़ेगा। पहली चीज़ होती है, इफ़, बहुत अच्छा उनके नोट में एक लिखा हुआ है, इफ़ इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ एंड यूनिवर्स इज सो बिग, then where are others? If there is no one in this universe, then the universe is a waste. उन्होंने बोला वेस्ट है। अब देखिए, इसमें की पॉइंट्स जो मैंने निकाला वो समझाता हूँ। सबसे पहली बात तो हाई प्रोबेबिलिटी लाइफ एग्जिस्टेंस एल्सवेयर, बट वेयर। अगर मैं बोलता हूँ हमसे ज़्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी है, अगर कई लोग बोलते हैं, कंट्रोवर्शियल साइंटिस्ट होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं है, बहुत जगह पे लाइफ है। अगर है तो कहाँ है? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और अगर है तो हम क्यों नहीं ढूंढ पाए? और दूसरा पॉइंट आता है कि वो हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर पाए? वो कांटेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या वो छुपने में हमसे इंटरेस्टेड है, या हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं, या उनकी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कि वो हमसे अपने आप को छुपा रहे। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। सेकेंड पॉइंट होता है, क्या एडवांस सिविलाइजेशन कहीं पर है तो वो हमारी यूनिवर्स में है, अदर यूनिवर्स में है, मल्टीवर्सेस में है, एग्जैक्टली कहां पर है? ये सारे क्वेश्चंस राइज होते हैं। फिर बताता है एब्सेंस ऑफ एविडेंस। अब देखो, इसमें एब्सेंस ऑफ एविडेंस में ना 3 थ्योरीज आती है। पहली थ्योरी आती है द ग्रेट फिल्टर। ग्रेट फिल्टर ये बोलता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलाइजेशन। कई सारे प्लैनेट्स में अगर लाइफ रही भी होगी करोड़ों साल पहले, जब हमारे पास इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गई। जैसे अभी आज की डेट में हो रहा है, हम लोग आपस में ही लड़ मर रहे हैं, आपस में कंट्रीज लड़ रही है, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रही है, एक दूसरे की बिल्डिंग्स गिरा रही है, एक दूसरे का पूरा एक टाइप से सिविलाइजेशन ही आप वाइप आउट कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो भी ऐसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से ग्रस्त हो, इसलिए वो किसी से कांटेक्ट करने की तो बात छोड़िए, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, इसलिए खुद सेल्फ मतलब सिविलाइजेशन उनका सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो गया। सेकेंड पॉइंट आता है रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। रेयर अर्थ हाइपोथेसिस कुछ हद तक साबित होता है। ये होता है कि अर्थ जो है गोल्डीलॉक जोन में है, एक परफेक्ट जोन में है, एक अपने स्टार के पास में चक्कर लगाने में, और यहाँ पे लाइफ एग्जिस्टेंस प्रॉपर टेम्परेचर के कारण हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं अर्थ इज इन अ यूनिक कंडीशन, एक यूनिक कंडीशन में है अर्थ। दूसरा सबसे तीसरा पॉइंट होता है सॉलिट्यूड हाइपोथेसिस।
अब ये बड़ा विचित्र हाइपोथेसिस है। ये बोलता है सिविलाइजेशंस आइसोलेट देमसेल्फ, मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है। इन शॉर्ट बोला जाए तो हमको गिनतीश नहीं है कि हमको इनसे कोई कांटेक्ट करना चाहिए। मतलब हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा एटीट्यूड बोलिए, या हम पे अगर वो वॉच भी रख रहे तो वो बोलते यार ये काम के बंदे नहीं है, फालतू का प्लानट है ये, और यहाँ के फालतू के लोग हैं, तो यहाँ से कांटेक्ट मत करो। तो वो अपने आप को उन्होंने सॉलिट्यूड आइसोलेशन कर लिया। अब सॉलिट्यूड आइसोलेशन हम लोग भी हमारी लाइफ में करते हैं। हमें ऐसा लगता है ये इंसान टॉक्सिक है तो हम उससे बात नहीं करते, हम उससे मिलना पसंद नहीं करते, हम उसको अवॉइड करते। सेम, दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। इसके बाद आता है डिड अर्थ सर्वाइवल टू लॉन्ग। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या हम बहुत ज़्यादा दिन जिंदा रह गए अर्थ वाले? हमको भी ये फर्स्ट जो ग्रेट फिल्टर है ये हम पे लग जाना चाहिए था। ऐसा लगता है हम लोग बहुत साल तक जिंदा रह गए, बहुत लंबे समय जिंदा रह गए अर्थ पे। इतने समय तक हमको जिंदा ही नहीं रहना था, हमारा मतलब टर्मिनेशन हो जाना चाहिए था, हमारी अर्थ रिबूट होनी चाहिए थी। या ऐसा भी हो सकता है कई प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके सिविलाइजेशन खत्म होके वो अभी रिबूट प्रोसेस में है, इसलिए शायद हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। जब सिविलाइजेशंस थे वहां पर तो हम उतने डेवलप नहीं थे, हम खुद क्या बोलते डेवलप हो रहे थे। तो कई सारे हाइपोथेसिस आते हैं इसमें। अब इसमें बोलता है कि हर वी वॉच्ड, माइट बी, माइट नॉट बी, दोनों कंडीशंस हैं। जैसे हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें ढूंढ नहीं रहे, वो हमें ढूंढ चुके हैं, वो हमें देख रहे हैं। जिस दिन हम उनकी दुनिया में इंटरफेयर करेंगे उस दिन ये हमें उसका जवाब देंगे, तब तक वो नहीं देंगे। मतलब तीसरा जो फैक्टर है सॉलिट्यूड हाइपोथेसिस, वो यहाँ पे लागू होता है, यानी सिविलाइजेशंस हैव आइसोलेटेड देमसेल्फ। सो दीज वर द पॉइंट ऑन हाइपोथेसिस एंड दिस एक्चुअली क्रिएट्स अ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स यानी एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। प्रॉपर डेफिनेशन निकालने के लिए आपको लिटरेचर्स पढ़ने पड़ेंगे, पुराने रिसर्चेस पढ़नी पड़ेगी, आपको ये निकालना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो रिसर्च कहाँ से बनाई जाती है, कैसे निकाली गई है, किस बेसिस पे निकाली गई है, उसका बेस मटेरियल क्या था, उसका रिसर्च फैक्टर क्या था, उसके जोग्राफिकल लोकेशंस क्या थी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो आपको आर्काइव्स ढूंढनी पड़ेगी। अगर आप एक्सेस कर सकते हैं तो आप उनकी सीक्रेट फाइल्स एक्सेस कीजिए, पर वो आप एक्सेस कर नहीं सकते। जैसे कि कई सारे इंडिया के बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स बोलते हैं वी कैन हैक एवरीथिंग। भाई अगर इतना आसान होता ना तुम्हारे लिए हैक करना, तो तुम अभी आईटी कंपनी में नहीं बैठे रहते, तुम अभी रशियन इंटेलिजेंस केजीबी में होते, एफएसबी में होते, रॉ में होते, आईबी में होते, सीआईए में होते, मोसाद में होते। इंडिया में क्यों बैठे रहते तुम? इंडिया में एक एसी के ऑफिस में एक छोटे से क्यूबिकल में बैठकर एक छोटे से लैपटॉप पे अपनी उंगलियों को नचाते हुए 8 से 10 घंटे तक काम करने के बाद 31 तारीख को अपनी सैलरी के लिए क्यों बैठे रहते हैं? सो बात यहाँ पे ये आती है कि हाइपोथेसिस या पैराडॉक्स को स्टडी करने के लिए ना आपका कंप्यूटर काम नहीं आएगा। उसके लिए काम आती है बुक्स, उसके लिए काम आती है रिसर्च मटेरियल, उसके लिए काम आती है आर्काइव, उसके लिए बैठना पड़ता है आपको लाइब्रेरी में। तो पैराडॉक्स जो बच्चे ने पूछा था, वो बच्चे के लिए मेरा यही कहना है कि बेटा पैराडॉक्स अगर आपको समझना है तो आपको चाहिए बुक्स। यू नीड बुक्स, यू नीड रेफरेंसेस, you need archives, you need those files which you can access and you can study the previous material which have been already described by various scientists during their researches. With this thought, good night.